Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the most important and interesting topic, chapter number 3 का last topic, feedback inhibition. Dear students, इससे पहले भी आप लोगों ने इनहिबिटर के बारे में सुना है. ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि इनहिबिटर वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइड पे या अदर साइड, जिसको हम एलोस्टेरिक साइड का नाम देते हैं, वहां पे अटैच होके एंजाइम को एक्टिविटी करने नहीं देते, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं. आज के टॉपिक को देखिए, लिटिल डिफरेंट है उससे. स्टूडेंट्स, अगर हम देखें सेल के अंदर, सपोज दिस इज द सेल, इस सेल के अंदर सबस्ट्रेट के ऊपर कौन काम कर रहा है? एंजाइम. और ये एंजाइम सबस्ट्रेट के बना रहा है क्या शाबाश? प्रोडक्ट. जब प्रोडक्ट की तादाद ज्यादा हो जाए, अब यही प्रोडक्ट आके एंजाइम को एक्टिविटी से क्या कर ले? एंजाइम को एक्टिविटी से रोके और एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, तो ऐसे इनहिबिटर्स को हम फीडबैक इनहिबिटर्स में से नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर का नाम भी देते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा से देखिए, जब एक सेल के अंदर या एक रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बन जाते हैं, यू में से कि ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक पाथवे, एक मेटाबॉलिक पाथवे को जब हम लेंगे तो इंशाल्लाह इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा. अब इस मेटाबॉलिक पाथवे में अगर ये जो प्रोडक्ट बना, ये बतौर इनहिबिटर का रोल अदा करेगी. अगर इनकी एब्सेंस होगी तो एंजाइम एक्टिवेट होगा. अगर इनकी प्रेजेंस होगी, अटैचमेंट होगी इसके एलोस्टेरिक साइड पे, तो एंजाइम को डीएक्टिवेट कर लेते हैं. लेकिन ये जो इनहिबिटर है एज ए प्रोडक्ट जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये मुकम्मल या परमानेंट नहीं होते. ये रिवर्सिबल भी है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव भी है. और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि टेम्पोररी इनहिबिशन है. व्हाट? टेम्पोररी इनहिबिशन. तो दोबारा से अगर मैं बताते चलूं, हमारे पास अपने ही प्रोडक्ट आके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर ले, लेकिन ये इनहिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे. मीन सबस्ट्रेट के साथ इनका कंपटीशन नहीं होता कि सबस्ट्रेट के लाइक है, और ये एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होंगे, एक्टिव साइड पे अटैच नहीं होंगे. और रिवर्सिबल है, किसी टाइम पे इनकी तादाद, जब देखें स्टूडेंट देखें, सबस्ट्रेट पे काम करता है एंजाइम, बनता है प्रोडक्ट. जब तक प्रोडक्ट ज्यादा हो सेल के अंदर या एक रिएक्शन के दौरान, तो ये प्रोडक्ट एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, मना करते हैं रिएक्शन से कि रिएक्शन नहीं कर सकते. अब क्या होगा? जब तक ये प्रोडक्ट प्रेजेंट हो तो ये डीएक्टिवेट रहेगा, क्योंकि ये एलोस्टेरिक साइड पे इनका अटैच होंगे. जब प्रोडक्ट लिटिल यूज हो रहा हो और प्रोडक्ट की मिकदार कम हो जाए, तो ये एलोस्टेरिक साइड पे अटैच नहीं होगी, तो दोबारा से मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक मेटाबॉलिक पाथवे शो किया है. सपोज अगर आप लोग यहाँ पे अटेंशन दें, सपोज दिस इज द एंजाइम नंबर 1. ये एंजाइम नंबर 1 सबस्ट्रेट ए पे काम करता है और इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाता है. उस प्रोडक्ट का नाम है बी. मेटाबॉलिक पाथवे है, यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा. बी पे एक नेक्स्ट एंजाइम, वी कॉल देम द एंजाइम नंबर 2, काम करता है और बी से बनाएगा प्रोडक्ट जिसका नाम मैंने रखा सी, और सी से बनेगा डी, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड एंजाइम वी कॉल द E3. और एक थर्ड एंजाइम यहाँ पे सी से या सी को कैटालाइज करके से बनाएगा डी. और यहाँ पे लास्ट में हम बनाएंगे व्हाट? द E4. और E4 इस D के ऊपर ADD इसका सबस्ट्रेट होगा, तो E4 D के सबस्ट्रेट के ऊपर काम करके इससे बनाएगा क्या? द सबस्ट्रेट के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट E. अब यहाँ पे अटेंशन से, ये जो लास्ट एंजाइम में बनाऊंगा वी कॉल द E5. तो E5 काम करेगा किस पे? यू में से कि सबस्ट्रेट E पे, और ये जो सबस्ट्रेट E होगा एक अमाइनो एसिड में चेंज होके लास्ट प्रोडक्ट इसका बनेगा. दोबारा से कि स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास एक अमाइनो एसिड है मेटाबॉलिक पाथवे में, जिसका नाम क्या है? एस्पार्टेट. एस्पार्टेट इन 5 मराहिल से गुजरता हुआ नेक्स्ट अमाइनो एसिड थ्रियोनीन में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा. लेकिन हर एक स्टेप में क्या होना?
चाहे एंजाइम विदाउट एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे प्रोसीड नहीं होता, लेकिन हर एक पाथवे में हर एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक एंजाइम का होना जरूरी है। जैसे कि ए से बी में कन्वर्ट करना हो तो E1 एंजाइम, बी से सी बनाना हो तो E2, सी से डी बनाना हो तो 3, अगर डी सबस्ट्रेट के तौर पे हो और ई का प्रोडक्ट बनाना हो तो E4, अब E4 से लास्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है E5। अब स्टूडेंट्स देखें, जब ये मेटाबॉलिक पाथवे चलती है तो हमारे पास सेल के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा बनेगा? द थ्रियोनिन। अब ये थ्रियोनिन आके स्टूडेंट्स नोट कर लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट, ए थ्रियोनिन आके एंजाइम पे, सपोज दिस इज द एंजाइम नंबर E1। अब ये थ्रियोनिन आके एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होगा। सपोज ये मैं आप लोगों को जो ब्लैक कलर का बना रहा हूं, सॉरी ब्लू कलर का, तो दिस ब्लू कलर विद व्हाट? ए थ्रियोनिन है। ए थ्रियोनिन आके कहां पे अटैच होगा? यू में से के एंजाइम के साथ अटैच होगा। किस एंजाइम के साथ? द एंजाइम E1 के साथ। अब E1 दोबारा से ए को बी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो यह ए जो आप लोगों ने देखा कि द थ्रियोनिन इज द प्रोडक्ट, और इस थ्रियोनिन ने रिएक्शन के दौरान ही अपने एंजाइमेटिक पाथवे को ब्लॉक किया, इनहिबिट किया। ऐसे मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं द फीडबैक इनहिबिशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोबारा से देखें, जब एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी अपने प्रोडक्ट के जरिए जो मेटाबॉलिक दौरान बनना था, वो प्रोडक्ट ही अपने एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर ले, ऐसे इनहिबिशन को फीडबैक इनहिबिशन का नाम देते हैं। और ये इनहिबिशन एक बाइंडिंग साइट पे अगर अटैच हो, यानी एलोस्टेरिक साइट पे एक प्रोडक्ट अटैच हो, क्या हो? प्रेजेंट हो, तो एंजाइम भी एक्टिवेट होगा। अगर ये एब्सेंट हो तो एंजाइम एक्टिवेट होगा। और एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को तो कंट्रोल करती है, लेकिन क्रूड वे से नहीं बल्कि फेयर वे, एक अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और एक ऐसा मैकेनिज्म होना भी चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में इनहिबिशन, जैसा कि हम अगर रफली एक एग्जांपल मैं आपको बताते चलूं, हमारी बॉडी में इंसुलिन का बनना है, हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स का बनना है। अगर हार्मोन्स की मिकदार ज्यादा हो जाए तो उसको फीडबैक इनहिबिशन की तरीके से या के जरिए इनहिबिट किया जाता है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी एंजाइम की भी इनहिबिशन है।